नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में यूजीसी नेट जीआरएफ की जो इकाई पाँचवीं है, पाँचवीं इकाई में मित्रों कविताएं जोड़ी हुई हैं, तो उन कविताओं से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनाने की कोशिश की है। शुरू में अपन बिल्कुल सरलीकरण से चलेंगे और आगे जो है आजकल की जो परीक्षा की पद्धति बदली है, कूट वाले प्रश्न हैं वो भी बनाए हैं और आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से इन प्रश्नों को सोल्व करना है और कहाँ पर आप लोग गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरे वीडियो में लगातार बने रहें। अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो देखिए, कविता इकाई 5 सारे हैंड नोट्स हैं, मतलब हाथ से लिखे हुए हैं, अपने पास कोई बड़ी वाली टेक्नोलॉजी नहीं है। तो देखिए, पहला प्रश्न आज का, निर्दयी उस नायक ने निपट निठुराई की कि झोंकों की झाड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली। ये पंक्तियाँ निराला की किस कविता से ली गई हैं? अक्सर पंक्तियाँ जो महत्वपूर्ण हैं वो सारी याद रखिएगा, ऐसे 2 या 3 प्रश्न पूछे जाएंगे नेट जीआरएफ में। तो मित्रों, ये जो पंक्तियाँ हैं, निर्दयी उस नायक ने निपट निठुराई की झोंके की झाड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली, ये जूही की कली कविताओं से ली गई है। किससे ली गई है? जूही की कली कविता से ली गई है। अगला प्रश्न देखिए, कविता करने की प्रेरणा मुझे प्रकृति के निरीक्षण से मिली। आशा करता हूँ सभी को पता होगा, ये पंत के द्वारा कहा गया कथन है, क्योंकि पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि कहने के पीछे ये नहीं है कि इन्होंने प्रकृति की संबंधित कविताएं लिखी हैं, जबकि कोमलकांत पदावली की वजह से इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। आगे देखिए, बहुत अच्छा कथन है, निराला की अधिकांश कविताओं की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीयता का रंग विद्यमान मिलेगा। निराला की अधिकांश कविताओं की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीयता का रंग विद्यमान मिलेगा। यह कथन किस आलोचक का है? नगेंद्र का, भागीरथ मिश्र का, शांतिप्रिय द्विवेदी का या रामचंद्र शुक्ल का? तो ये जो कथन है वो भागीरथ मिश्र का कथन है। इस प्रकार के कथन नोट भी करते जाइए साथ साथ, जिससे कि आपको परीक्षा में अपने नोट्स पढ़ते समय एक बार अपन आंखों से निकाल लेते हैं तो तुरंत याद आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रथम रश्मि कविता में, प्रथम रश्मि अपन ने पढ़ी थी, पंत की कविता है। उस कविता में कवि ने प्रकृति से क्या प्रश्न किया था? यानी कवि है वो प्रकृति से क्या पूछना चाह रहा है? पहला ऑप्शन है, प्रथम रश्मि के आते ही जड़ चेतन जो एकाकार थे उसमें कौतूहल सा आ गया। दूसरा ऑप्शन है, यह प्रथम रश्मि कहाँ से उद्भित हुई है, यानी उदय कहाँ से हुआ है। तीसरा है, प्रकृति के प्रथम रश्मि का महत्व क्या है? प्रकृति में प्रथम रश्मि का महत्व क्या है? चौथा है, कवि ने प्रथम रश्मि के द्वारा होने वाले परिवर्तन की यथार्थता पर प्रश्न किया है। जबकि प्रथम रश्मि जो कविता है उसमें कवि ने प्रकृति से ये प्रश्न किया कि यह प्रथम रश्मि कहाँ से उदित हुई है, कहाँ से आई है, कहाँ से उद्भित हुई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महादेवी वर्मा ने अपनी किस कविता में अपनी तुलना बदली से करते हुए अपने मन को दुख की बदलियों से घिरा हुआ बताया गया? आशा करता हूँ कि सभी को ये बदली शब्द आते ही सभी को पता चल जाता है इसका। मैं नीर भरी दुख की बदली। ठीक है, मैं नीर भरी दुख की बदली। इस कविता में महादेवी जी ने अपनी तुलना बदली से करते हुए जीवन को दुख की बदलियों से घिरा हुआ बतलाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रसाद की कृति, कूट वाला प्रश्न है मित्रों। अब देखो, इसमें कहाँ पर गलती करोगे और कहाँ पर अपन को समझना है, प्रश्न को समझते हुए उत्तर देना अपन को। प्रसाद की कृति कामायनी के पात्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? अपन क्या करते हैं, प्रश्न पढ़ लिया, श्रद्धा एवं ईड़ा क्रम से हृदय और बुद्धि का प्रतीक है, पहला ऑप्शन पढ़ा और उत्तर दे देते हैं। ऐसा नहीं है भैया। अब देखो, पहला ऑप्शन है श्रद्धा और ईड़ा क्रम से हृदय और बुद्धि का प्रतीक है, सही बात है। श्रद्धा और ईड़ा दोनों में संतुलन बनाकर ही आनंद की प्राप्ति की जा सकती है, बिल्कुल सही है। मनु अभिमानी व्यक्ति का प्रतीक है, बिल्कुल गलत है, मनु मन का प्रतीक है। श्रद्धा, मनु और ईड़ा इसके मुख्य पात्र हैं, बिल्कुल सही है। अब नीचे देखो, कूट दिया अगले ने, एक नंबर में ए बे से दे दिया, दूसरे में ए बे दे दिया, तीसरे में दूसरे में ए बे से दे, चारों दे दिए, तीसरे में ए बे दे दिया और चौथे में ए और बे दे दिया। तो इसमें एक गलत है, ये गलत है, मनु अभिमानी व्यक्ति का प्रतीक है। तो अब सही होगा ए बे और दे,
तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर उत्तर जाके सही होता है। कूट वाले प्रश्नों का स्पेशली ध्यान रखें। नेट जीआरएफ के अंतर्गत ऐसे मतलब जो परीक्षा लेने की प्रवृत्ति है वो बदल गई है, प्रश्न पूछने का स्टैंडर्ड है वो बदल गया आजकल, सीधा नहीं है। अपन क्या करते हैं, ऊपर वाला प्रश्न पढ़ा और यहीं पे उत्तर दे देते हैं, ये नहीं देखते नीचे पूछा क्या है। तो इसलिए प्रत्येक प्रश्न को समझते हुए बिल्कुल आराम से पढ़ते हुए अपन को उत्तर देना है, ठीक है ना। इस प्रकार से कूट वाले प्रश्न मैंने आज बहुत लिए हैं। सारा वीडियो देखिएगा, आपको बड़ा आनंद आएगा। बहुत अच्छे प्रश्न है सारे के सारे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, बल्कि थोत्य नैतिकता, रूढ़िवादी व सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। यह कथन किस आलोचक का है? आशा करता हूं सभी को पता होगा, रामविलास शर्मा का है यार कथन, ठीक है ना। छायावाद से संबंधित कवि जो परिभाषाएं हैं सभी के सभी रट्ट लो चाहिए, रट्टा मार लो चाहिए, कितना भी अपने को मेहनत करनी पड़े, कितना भी लिखना पड़े, कितना भी पढ़ना पड़े, सभी परिभाषाएं रट लीजिए। परीक्षा में 1% 100% आएगा, चाहे कुछ भी हो, कैसी भी एग्जाम्स हो, हिंदी से रिलेटेड होनी चाहिए। हाँ, यह प्रश्न देखिए अगला। नेक्स्ट प्रश्न है, तुम्हारे छूने में था प्राण संग में पावन गंगा स्नान। तुम्हारे छूने में था प्राण संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याणी त्रिवेणी की लहरों का गान। इन पंक्तियों के कवि हैं, यानी ये पंक्तियां किस कवि की हैं? तो मित्रों ये पंक्तियां जो हैं वो पंत की लिखी हुई है, ठीक है। ये कविताएं किसकी हैं? ये पंक्तियां पंत की हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत भारती का मुख्य स्वर क्या है? आशा करता हूँ सभी को पता होगा। भारत भारती का मुख्य स्वर है देश प्रेम और राष्ट्रीय प्रेम, ठीक है। और भारत भारती है वो मैथिलीशरण गुप्त की रचना है। सुमेलित कीजिए, कम से कम 10 प्रश्न आएंगे, अच्छे से याद रखना। तो देखिए, हरियोध की रचना है प्रिय प्रवास। कौन सी है? प्रिय प्रवास। दिनकर की रचना है उर्वशी। मैथिलीशरण गुप्त की रचना है साकेत। अज्ञेय की रचना है नदी के दीप, ठीक है। इस प्रकार से मिलान वाले प्रश्न भी कम से कम 10 प्रश्न आएंगे, तो सभी को अच्छे से ध्यान रखना। यहाँ पर भी मैं चाहता तो कूट बना सकता था, परंतु यहाँ पर सरलीकरण दे दिया, कोई बात नहीं। आगे देखो, निम्न में से कौन सी कविता महादेवी वर्मा की है? अच्छा प्रश्न है। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। दूसरा है, मैं नीर भरी दुख की बदली। तीसरी है, फिर विकल है प्राण मेरे। और चौथा है, सभी। तो मित्रों सभी कविताएं किसकी हैं? महादेवी वर्मा की। यहाँ पे भी कूट बन सकता था, ए और बे है, बे और शह दे है, ए बे से दे है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, कूट वाले प्रश्न आप भी बनाने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रकार से प्रश्न सोल्व करेंगे तो अपना पूरी पढ़ी हुई कविताएं, वो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। आशा करता हूँ यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आई है। नेक्स्ट देखिए, गीत प्रोस कविता के रचयिता कौन है? आशा करता हूँ सभी को अच्छे से पता होगा। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है गीत प्रोस, ठीक है। भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी काव्य में किस धारा के कवि थे? भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी काव्य धारा में किस धारा के कवि थे हिंदी काव्य में? तो आशा करता हूँ सभी को पता होगा, प्रगतिवादी कवि थे। संसद से सड़क तक काव्य संकलन किसका है? संसद से सड़क तक धूमिल का काव्य संग्रह, ठीक है। संसद से सड़क तक धूमिल का। निम्न में से किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज कहलाती हैं? या ढांचा भी लिखा हुआ मिलता है कई जगह इस्पाती दस्तावेज भी मिलता है। तो ये गजानन मागो मुक्तिबोध की जो कविताएं हैं वो स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज कहलाती हैं, ठीक है। अब देखो, स्थापना और तर्क वाले प्रश्न बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे प्रश्न है। देखो, पहला स्थापना है, प्रयोगवाद युग को अज्ञेय का युग कहा जाता है। बात सही है, समझना इन प्रश्नों को। ये प्रश्न 10 आएंगे कम से कम परीक्षा में। अज्ञेय ने प्रयोगवादी धारा को प्रवाहित और तीव्र गति प्रदान की। स्थापना है, प्रयोगवादी युग को अज्ञेय युग भी कहा जाता है, बल्कि तर्क दिया गया है अज्ञेय ने प्रयोगवादी धारा को प्रवाहित और तीव्र गति प्रदान की है। ए और बे दोनों सही, ए सही बे गलत, ए गलत बे सही, ए और बे दोनों गलत। तो ए भी सही और बे भी सही, इसका मतलब 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। ए और बे दोनों सही हैं, क्योंकि प्रयोगवादी युग को अज्ञेय युग कह सकते हैं, क्योंकि प्रयोगवादी युग अज्ञेय की देन है तार सप्तक के माध्यम से। और अज्ञेय ने प्रयोगवाद धारा को प्रवाहित और तीव्र गति प्रदान की थी, 4 तार सप्तकों के माध्यम से आगे बढ़ाया था। आई बात समझ में? ये तर्क और स्थापना वाले प्रश्न भी खूब आएंगे। नेक्स्ट देखो, पहला स्थापना, ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की फेटेंसी रचना है। ब्रह्म राक्षस जो कविता है वो मुक्तिबोध की फेटेंसी रचना है। तर्क दिया है, यहाँ कवि ने ब्रह्म राक्षस को मार्क्सवाद के प्रतीक के रूप में लिया गया। तर्क क्या दिया है, यहाँ पर कवि ने ब्रह्म राक्षस को मार्क्सवाद के प्रतीक के रूप में लिया है।
तो इसका सही जवाब देखो ए और ब दोनों सही, ए सही ब गलत, ए गलत ब सही, और ए और ब दोनों गलत। तो इसमें ए और ब दोनों सही है, एक नंबर ऑप्शन सही होगा। देखो ब्रह्म राक्षस जो कविता है मुक्ति बोध की, उसमें फेटेंसी की रचना हुई है, बिल्कुल सही, सभी को पता है। यहाँ पर कवि ने ब्रह्म राक्षस जो कविता है उसको मार्क्सवाद के प्रतीक के रूप में लिया गया है, मार्क्सवाद के प्रतीक के रूप में ब्रह्म राक्षस कविता है उसको रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्थापना। मोचीराम कविता में धूमिल ने समाज की बुराइयों पर जोर दिया है। मोचीराम जो कविता है उसमें धूमिल ने समाज की बुराइयों पर जोर दिया है। तर्क दिया है धूमिल समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से जुड़ना चाहते थे, ये इसका तर्क है। अब इसका देखिए ए और ब दोनों सही, ए सही ब गलत, ए गलत ब सही, ए और ब दोनों गलत। तो देखिए मोचीराम कविता में धूमिल ने समाज की बुराइयों पर जोर दिया है, लेकिन धूमिल ने समाज के बुद्धिजीवी वर्ग से जुड़ना चाहते थे, ये गलत है। तो ए सही है और ब गलत है, इसका 2 नंबर ऑप्शन सही है। ए इसका सही है, यानी स्थापना इसकी सही है, जबकि तर्क उसका गलत है। ठीक है, इस प्रकार के 10 प्रश्न आएंगे एग्जाम में, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है, यानी प्रगतिवाद जो है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं इसमें से नहीं है, वो इसमें पूछिए। व्यष्टि चेतना, यथार्थ चेतना, इतिहास बोध, एकेश्वरवाद। तो इसमें देखिए प्रगतिवाद का मूल्य नहीं है, तो नीचे कूट का है ये प्रश्न, यहाँ पर ही उत्तर मत दे देना। पहले अपन क्या करते हैं, प्रगतिवाद शब्द दिखा इसमें नहीं है तो व्यष्टि चेतना, हाँ ये प्रगतिवाद में नहीं है, ये तो प्रयोगवाद में है, यहाँ पर उत्तर नहीं देना। देखो ए बे से, यानी व्यष्टि चेतना, यथार्थवाद, इतिहास बोध, ये तो नहीं है, क्योंकि व्यष्टि चेतना नहीं है, जबकि यथार्थ बोध तो है प्रगतिवाद में। ठीक है, इतिहास का भी बोध है प्रगतिवाद में। दूसरे में ब और दे, यथार्थ बोध और एकेश्वरवाद नहीं है, यथार्थवाद है। फिर ब और से, यथार्थवाद, इतिहास बोध, ए और द। तो देखो व्यष्टि चेतना और एकेश्वरवाद ये दोनों प्रयोगवाद के हैं, न कि प्रगतिवाद के हैं। इस प्रकार से प्रश्न को समझना होगा अपन को, प्रत्येक प्रश्न को समझते हुए उत्तर देना होगा, तब जाके परीक्षा में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, प्रश्न सही होगा। आ रही है ना बात समझ में, ध्यान रखना इस बात का। ऊपर कूट वाले प्रश्नों में खड़ाक से उत्तर मत दे देना, एक शब्द पढ़ा कि प्रगतिवाद शब्द मिल गया इसमें नहीं है तो ये व्यष्टि चेतना, यहाँ ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न इसका सही उत्तर होगा ए और द, यानी व्यष्टि चेतना और एकेश्वरवाद। आशा करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आएगा। कुकरू नीचे देखो, कुकुरमुत्ता कविता में गुलाब किसका प्रतीक है? आशा करता हूँ सभी को पता होगा। कुकुरमुत्ता कविता में गुलाब है वो पूंजीवादी वर्ग का प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कुकुरमुत्ता कविता में कुकुरमुत्ता और गुलाब के बीच का संवाद किस भावना से अनुप्रमाणित है? तो कुकुरमुत्ता कविता में कुकुरमुत्ता और गुलाब के बीच में जो संवाद होता है वो सही सी बात है, सबको पता होगा, प्रगतिवाद से संबंधित है। किससे संबंधित है वो? प्रगतिवाद से संबंधित है। ये कविता प्रगतिवादी कविता है। असाध्य वीणा कविता अज्ञे की किस काव्य संकलन में संकलित है? आशा करता हूँ सभी को पता है, असाध्य वीणा आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह में संकलित है। और आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ था अज्ञे को, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। और इसमें 3 कविताएं हैं, चंद्रकांता, चक्रांतशिला और असाध्य वीणा। ठीक है ना, इस प्रकार से ध्यान रखना, असाध्य वीणा जो है वो आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह में। आगे देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। अंधेरे में कविता का मूल प्रतिपाद्य क्या है? अंधेरे में जो कविता है उसका मूल प्रतिपाद्य क्या है, यानी क्यों लिखा कवि ने? देखिए, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया वे तो अंधेरे में खो गए, स्वार्थी और अवसरवादी रोशनी में आ गए, बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता से पहले की और बाद की स्थिति का तुलनात्मक चित्रण किया है, उपयुक्त सभी। तो आशा करता हूँ सभी को पता होगा, इसमें क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा। अंधेरे में जो कविता उसका मूल प्रतिपाद्य यही है, तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखो, स्थापना वाला प्रश्न आ गया है। देखो स्थापना, आगे की कविता असाध्य वीणा एक चीनी लोक कथा, इसका भारतीयकरण किया गया है, बिल्कुल सही बात है। तर्क देखो इसका, इस कविता के माध्यम से आगे यह कहना चाहते हैं कि कला के रस को अहंकार विहीन साधक ही जान सकता है। तो इसमें देखिए ए और ब दोनों सही हैं, ए सही है ब गलत है, ए गलत है ब सही है, ए और ब दोनों गलत है, जबकि इसमें दोनों सही हैं। एक नंबर ऑप्शन इसका अपना क्या होगा, सही होगा। समझो प्रश्न को। देखो, आगे की कविता असाध्य वीणा चीनी लोक कथा का इसमें भारतीयकरण किया गया है। इस कविता के माध्यम से आगे ये कहना चाहते हैं कि कला के रस को अहंकार विहीन साधक ही जान सकता है। ठीक है ना, कला के रस को अहंकार विहीन साधन ही
जान सकता है। तो ए और बे दोनों सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से भवानी प्रसाद मिश्र की काव्यगत विशेषताएं, ये पूछा। निम्न में से भवानी प्रसाद मिश्र की काव्यगत विशेषताएं: गांधी दर्शन का प्रभाव, एतुकांतता, सामाजिकता का बोध, चिंतनशीलता। तो मित्रों, अब यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी भी कहा जाता है, ये सबने पढ़ रखा है, सबको पता है। तो बार बार मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि यहीं पर उत्तर मत दे देना, आप बस इस बात का ध्यान रखना, नीचे देखना कि प्रश्न में पूछ क्या रहा है अगला। अब देखो, ए बे दे, ऐसे दे, ए बे से और वैसे दे। तो देखो, गांधी दर्शन का प्रभाव है, बिल्कुल है। तुकांता, इसका प्रभाव नहीं है। सामाजिकता का बोध है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता में चिंतनशीलता भी है। तो इसका मतलब ए से और दे, ये अपन को देखना कहाँ पर है, ए से और दे, ये ऑप्शन अपना सही होगा यहाँ पर। यहीं पर 1 नंबर पे आप जवाब मत देना, यहाँ पर आपका प्रश्न है वो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। कूट वाले प्रश्न बड़े खतरनाक प्रश्न होते हैं, भयंकर मार करते हैं, जो संभल ही नहीं संभलते। अब देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है। झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आंख मीचे, घास चुप है, काल चुप है, मूक शाल पलाश चुप है, उपयुक्त पंक्तियों का आशय क्या है? इस पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है? कवि सतपुड़ा के जंगल में नीरवता बताना चाहता है, यानी बिल्कुल सुनसान नीरवता है, कोई आवाज़ नहीं हो रही है। दूसरा है, जंगल में झाड़ पलाश साल आदि पेड़ पौधे अधिक विस्तार कर लिया, आदि पेड़ पौधे ने अधिक विस्तार कर लिया है। तीसरा है, जंगल में पेड़ पौधे डर के कारण आंख बंद करके खड़े हुए हैं। चौथा है, जंगल के सभी पेड़ अर्धचेतनावस्था में खड़े हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो ध्यान रखना, पेड़ को कभी डर नहीं लगता है, वो आंख बंद भी नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो इसमें तीसरा ऑप्शन है ना, ये नहीं है, तो इसका मतलब ए बे और दे है। तो देखो, ए बे और दे, अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा? 2 नंबर ऑप्शन सही होगा कि सतपुड़ा के जंगल में नीरवता बताना चाहता है कवि, बिल्कुल सही है। जंगल में झाड़ पलाश साल आदि पेड़ पौधों को अधिक विस्तार कर लिया, ये भी सही है। जंगल के सभी पेड़ पौधों अर्धचेतनावस्था में खड़े हुए प्रतीत हो रहे हैं। इस प्रकार से कूट वाले प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा आप हल करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर सोल्व करें, जिससे कि अपना ये कन्फ्यूज है वो एग्जाम के टाइम तक दूर हो जाए। नेक्स्ट देखिए, नई कविता में मुक्तिबोध का वही स्थान है जो छायावाद में निराला का था। यह कथन किस आलोचक का है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नई कविता में मुक्तिबोध का भी वही स्थान है जो छायावाद में निराला का है। तो ध्यान रखिएगा, श्याम सुंदर दास का है या त्रिलोचन शास्त्री, नगेंद्र या फिर नामवर सिंह। तो ये जो कथन है वो किसका है? नामवर सिंह का कथन है। ऐसे कथन आप साथ साथ नोट भी करते जाएं, ताकि परीक्षा के टाइम आपको काम आए। वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा और मर गया। यहाँ पर वह शब्द किसके लिए आया है? वह शब्द यहाँ पर किसके लिए आया है? तो ये भी वही कूट वाला प्रश्न है। ब्रह्म राक्षस के लिए, मार्क्सवाद के लिए, पक्षी के लिए है, एक प्रेत के लिए। तो देखिए, ब्रह्म राक्षस के लिए भी है, और ब्रह्म राक्षस जो कविता है वो फेटेंसी के माध्यम से मार्क्सवाद का प्रतीक के रूप में चित्रित किए। पीछे अपने प्रश्न भी सोल्व किया है। तो ए और बे दोनों हैं वो सही है, ध्यान रखना। और कई की किताबों में कई की जगह आपको पढ़ने को मिलेगा कि एक प्रेत भी है। तो अगर ऑप्शन में आपको ये दोनों, जैसे ब्रह्म राक्षस, मार्क्सवाद और प्रेत, यानी ए बे और दे तीनों एक साथ मिल जाएं, तो वो ऑप्शन भी सही होगा। जबकि यहाँ पर तीनों नहीं दिए हैं, अगले ने ये प्रेत वो अलग से हटा दिया, ए और बे को साथ में दिया, तो इसका मतलब 2 नंबर ऑप्शन अपना सही होगा। यहाँ पर अगर ए बे और दे दे देता से की जगह, तो ये ऑप्शन सही हो जाता अपना। इस प्रकार से भी ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। ये कूट वाले प्रश्न है, उसको बहुत ध्यान से प्रश्न करना है एग्जाम में, बहुत ही ध्यान रखना है इनका कि अगला अपन को पूछ कैसे रहा। सहसा तुम कहोगे और फिर एक दिन पेट के इशारे पर प्रजातंत्र से बाहर आकर के वाजिब गुस्से के साथ अपने चेहरे से कूदोगे और अपने ही घूंसों पर गिर पड़ोगे। ये पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं? तो मित्रों, ये कविता हैं वो नस्लवाड़ी कविता से ली गई हैं। दो मिल की नस्लवाड़ी कविता से एक पंक्तियाँ हैं वो ली गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है स्थापना वाला। निराला की कविता कुकुरमत्ता, सर्वहारा और पूंजीपतियों के बीच में द्वंद्व को उजागर करने वाली कविता है। ये ऊंचे और नीच, अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटने वाली कविता है, ठीक है। तर्क इसका दिया है, प्रगतिवादी कवि सामाजिक समानता के पक्षधर थे।
तर्क इसका क्या है? प्रगतिवादी कवि सामाजिक समानता के पक्ष थे। अब इन दोनों लाइनों को दोबारा ध्यान से पढ़ो। निराला की कविता कुकुरमुत्ता सर्वहारा वर्ग और पूंजीपतियों के बीच द्वंद्व को उजागर करने वाली कविता है। बिल्कुल सही बात है। ये कविता ऊंच नीच अमीरी गरीबी के बीच खाई को पाटने वाली कविता, बिल्कुल सटीक बात है। दूसरा है प्रगतिवादी कवि सामाजिक समानता के पक्ष थे। दोनों सही हैं, इसका मतलब ए और ब दोनों सही होंगे, यानी स्थापना और तर्क है वो दोनों ही अपने सही हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए, स्थापना क्षणबोध लघु मानव की प्रतिष्ठा और लोक संप्रति आदि नई कविता की विशेषताएं हैं। क्षणबोध लघु मानव की प्रतिष्ठा और लोक संप्रति आदि नई कविता की विशेषताएं हैं। तर्क दिया है प्रयोगवाद की व्यक्तिकता में भावुकता प्रधान थी तो नई कविता में बौद्धिकता की प्रधानता थी। इसमें कौन सा सही है, यानी स्थापना सही है या तर्क सही है? सही गलत का अपन को पता करना है इसमें। तो देखो ए और ब दोनों सही हैं, ए और ब दोनों तो इसमें सही नहीं है। ए सही है, ब गलत है। इसमें देखिए ए गलत है और ब सही है। क्षणबोध लघु मानव की प्रतिष्ठा लोक संप्रति आदि नई कविता की विशेषताएं ये नहीं है। जबकि प्रयोगवाद की व्यक्तिकता एवं भावुकता की प्रधानता थी तो नई कविता में बौद्धिकता की प्रधानता थी। इसमें ए गलत है, जबकि मतलब स्थापना गलत है, जबकि तर्क है वो सही है इसमें। ठीक है, आ रही बात समझ? ऐसे प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, समझना है कि अगला क्या कह रहा है। आगे देखो, स्थापना रश्मि रथी में दिनकर जी ने वर्ण व्यवस्था और जाति पांति पर कटाक्ष किया है। रश्मि रथी जो कविता है उसमें दिनकर ने वर्ण व्यवस्था व जाति पांति पर कटाक्ष किया है। तर्क दिया गया है कि रश्मि रथी का नायक कर्ण समाज के उन व्यक्तियों का प्रतीक है जो वर्ण व्यवस्था के कारण अमानवीय क्रूरता एवं जड़ नैतिक मान्यताओं की विभीषिका के शिकार हैं। ए और ब दोनों सही, ए सही या ब गलत। अब देखो इनको दोबारा पढ़ो दोनों को। रश्मि रथी में दिनकर जी ने के वर्ण व्यवस्था के प्रति जाति पाति पर कटाक्ष किया, बिल्कुल सही है। रश्मि रथी कविता में दिनकर ने वर्ण व्यवस्था व जाति पाति पर कटाक्ष किया, उसका तर्क भी बिल्कुल सही है। रश्मि रथी का नायक कर्ण वो समाज के उन व्यक्तियों का प्रतीक है जो वर्ण व्यवस्था के कारण अमानवीय क्रूरता और जड़ नैतिक मान्यताओं की विभीषिकाओं के शिकार हैं। तो मित्रों दोनों ही इसमें सही है। ठीक है, आगे देखो, कूट वाला प्रश्न है। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। ऐसा देवनायक पंक्तियां मित्रों, पंक्तियां जैसे ही आपके सामने आई तुरंत दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि ये फलां कवि की पंक्तियां, तब मजा आएगा पढ़ने का। ठीक है, श्रेय नहीं है कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ तो सौंप दिया। इन दूसरी पंक्ति की इसमें बात पूछिए कि दूसरी पंक्ति में क्या क्या विशेषताएं बतलाएगी। तो वीणा को बजाने में मेरा कुछ भी श्रेय नहीं है, यहीं पर उत्तर नहीं देना है। ये तो पहली पंक्ति का मतलब है, यानी श्रेय नहीं है मेरा कुछ भी, कि मेरा इसमें कोई भी श्रेय नहीं है, वीणा बजाने में मेरा कोई भी इसमें श्रेय नहीं है। मैं स्वयं को अहम से अलग कर लिया, यानी मैंने स्वयं को अहम से अलग कर लिया। मैंने वीणा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की, बिल्कुल सही है। मैं स्वयं के प्रति स्वयं के अस्तित्व को भूल गया था, मैंने अपने आप को भी मैं भूल गया था। तो इसमें देखो मैं ब से और द ये तीनों ऑप्शन सही हैं, क्योंकि पहली जो पंक्ति है वो तो ऊपर वाली इस पंक्ति का मतलब बता रही है, जबकि अपन को दूसरी पंक्ति का मतलब बतलाना है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ है वो सौंप दिया, तो मैंने स्वयं को अहम से अलग कर लिया। मैंने वीणा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की, मैं अपने आप के स्वयं के अस्तित्व को भूल गया था। तो ब से और द। ठीक है, इस प्रकार से कूट वाले प्रश्नों का स्पेशली आप ध्यान ही रखें। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, हजारों बार फिर पूछा जाएगा, और आशा करता हूँ सबको पता भी होगा। अगर नहीं पता तो नोट कर लीजिएगा। प्रयोग कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे, न ही प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक उसी प्रकार से कविता का कोई वाद नहीं, कविता भी अपने आप में इष्ट या फिर साध्य नहीं है। अतः प्रयोगवादी कहना हमें उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना कवितावादी कहना। ये आगे के द्वारा कही गई पंक्तियां मित्रों ध्यान रखिएगा, और ये दूसरे तार सप्तक की भूमिका के दौरान कही गई थी, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है ना, अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। घुन का ऐसे तीरों पर बारकड़ी विधाता बांचे, फटी भीत है छचूती है आले पर बिस्तैया नाचे। पंक्तियां किसकी हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, आशा करता हूँ सभी को पता होगा। ये नागार्जुन की पंक्तियां हैं। धुन का ऐसे तीरों पर बारकड़ी विधाता बांचे, फटी भीत है छचूती है आले पर बिस्तैया नाचे। ये पंक्ति बहुत बार पूछी जाती है नेट जेआरएफ में।
अच्छे से रट लो इसको। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो नए रोटी बेलता है, नए रोटी खाता है। पंक्तियां किसकी हैं? तो ये संसद और रोटी और संसद उस कविता से धूमिल की हैं ये पंक्तियां, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे पंक्तियां सामने आए खड़ाक से दिमाग में आ जाना चाहिए कि फलां कवि की है, ठीक है ना। ये अपने पढ़ लिया। उर्वशी के बारे में बहुत अच्छा प्रश्न है। उर्वशी काव्य की विशेषताएं। दिनकर ने नारी की असहायता का उर्वशी में मार्मिक चित्रण किया है, यानी दिनकर ने नारी की असहाय जो नारी है उस उर्वशी काव्य में उसका मार्मिक चित्रण किया है। उर्वशी में बताया गया है कि काम का उदात्त रूप तन की सीमा का अतिक्रमण करके प्राप्त होता है। उर्वशी में कवि ने शब्दालंकारों का अधिक प्रयोग किया गया है। उर्वशी की भाषा प्रौढ़ व पहों का अनुसरण करने वाली है। कूट वाला प्रश्न है मित्रों, ए बे दे। तो इसमें देखो पहला ऑप्शन, अब दोबारा अपन को पढ़ना है कि पहला ऑप्शन क्या कह रहा है। यहीं पर उत्तर नहीं देना अपन को, कभी पहली लाइन सही देख करके आप उत्तर दे दो। नीचे कूट में पूछ लिया अगले ने, कूट में, इसलिए इस प्रश्नों के लिए मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि आप पूरे प्रश्न को अच्छे से समझें कि पूछना क्या चाह रहा है। ऊपर ऊपर उत्तर दे देते हैं, प्रश्न गलत हो जाता है। तो इसमें देखो ये है ना उर्वशी, ये उर्वशी में कवि ने शब्दालंकारों का प्रयोग किया। इसमें शब्दालंकारों का प्रयोग नहीं हुआ और बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं, ए बे और द। देखो दिनकर ने नारी की असहायता का उर्वशी में मार्मिक चित्रण किया, बिल्कुल सही है। उर्वशी में बताया गया है कि काम का उदात्त रूप तन की सीमा का अतिक्रमण करके प्राप्त होता है। उर्वशी की भाषा प्रौढ़ और भाषा का अनुसरण करने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट कोट वाला प्रश्न आया है, दिनकर की रचनाएं रेणुका भी है, इतिहास के आंसू भी है, कामायनी नहीं है मित्रों, चक्रवात भी है, ठीक है। तो एक से निकाल देना, ए बे और द, जो भी आपको ऑप्शन में दिखे वो सही हो जाएगा। ये रहा ए बे और द। अब यहाँ पर पूछे कि दिनकर की रचनाएं रेणुका, हाँ ये है ना, खट्ट यहाँ पे उत्तर दे देते हैं, जबकि नीचे कूट दे रखा है अगले ने। तो नेट जेआरएफ के लिए स्पेशली ध्यान रखना, कूट वाले प्रश्न है वो बड़े खतरनाक प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास है, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास है, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त है, कई दिनों तक चूल्हों की भी हालत रही शिकस्त है। पंक्तियों का मतलब क्या है, आशय क्या है? ये पंक्तियां में अक्सर यूं ही पूछ ली जाती हैं कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास है, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास है। किसके? तो ये मतलब नागार्जुन के हैं, ठीक है। तो अब देखिए इन पंक्तियों का मतलब पूछा है। इन पंक्तियों में अकाल तथा उसके बाद की स्थिति का चित्रण किया है। अन्न न होने कारण चूल्हा तथा चक्की दोनों नहीं जलाए गए। मनुष्य के साथ साथ जीव जंतु भी भूख से बेहाल रहे थे। घर में भूखमरी की स्थिति में सभी गतिविधियां रुकी हुई थी। तो इसमें ब से और द ये तीन ऑप्शन सही है, ठीक है। अन्न होने कारण चूल्हा तथा चक्की दोनों नहीं जलाए गए। मनुष्य के साथ साथ जीव जंतु भी भूखे रहे, क्यों? मनुष्य भूखा रहेगा, जीव जंतु को कहाँ से मिलना है। घर में भूखमरी की स्थिति में सभी गतिविधियां रुकी हुई रही हैं, ठीक है। आगे देखो, धूमिल ने अपनी किस कविता में जाति वर्ण व्यवस्था पर चोट की है? बहुत अच्छा प्रश्न है। धूमिल ने अपनी किस कविता में जाति और वर्ण व्यवस्था पर चोट की है? तो मित्रों मोचीराम जो कविता है उसमें जाति और वर्ण व्यवस्था पर चोट की है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नागार्जुन ऐसे साहित्यकार हैं जो अभावों में जन्मे हैं तथा पीड़ित वर्ग के कष्टों को उन्होंने स्वयं झेला है। निसंदेह ऐसा व्यक्ति भारत की निम्न वर्गीय जनता का सच्चा सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व कर सकता है। ये नगेंद्र के द्वारा, रामकुमार वर्मा के द्वारा, प्रकाश चंद्र गुप्त या गणपति चंद्र गुप्त, तो मित्रों ये प्रकाश चंद्र गुप्त के द्वारा कहा गया कथन है नागार्जुन के प्रति। तो ये कथन भी नोट कर ले, परीक्षा उपयोगी कथन है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए मित्रों, असंगत चुनना है। चिंता अगे का काव्य संग्रह बिल्कुल करेक्ट है। चांद का मोटेरा मुक्तिबोध का बिल्कुल सही है। संसद से सड़क तक धूमिल का है। लोग भूल गए नागार्जुन का, ये नहीं है। लोग भूल गए रघुवीर साय का। भवानी प्रसाद मिश्र गीत प्रोस में कवि अपने गीतों को क्यों बेचना चाहता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों। भवानी प्रसाद मिश्र गीत प्रोस कविता में अपने गीतों को क्यों बेचना चाहता है? देखो पहला ऑप्शन, कवि गीतों को बेचकर अच्छा धन कमाने की आशा है, यानी गीतों को बेचेगा तो अच्छा धन कमाएगा। आज के जीवन में कवि कर्म करना भी कठिन हो गया है। गीत बेचना कवि की मजबूरी है। कवि गीत बेचने का कार्य करता है। तो इसमें ब ऑप्शन सही होगा। आज के जीवन में कवि कर्म करना भी कठिन है, ये ध्यान में रखिएगा। इसमें ब ऑप्शन है सही होगा। इस प्रकार से बनाए हुए कुछ प्रश्न होते हैं, उनको अपन को समझना होगा कि एग्जामिनर अपन से क्या पूछ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको
बिल्कुल अच्छी तरीके से एक एक बात समझ में आई होगी। तर्क स्थापना वाले को अपन को समझना है, और कुछ प्रश्न अपन ने समझे हैं, उसी तरह से आपको और भी प्रश्न मिले तो उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करें। दूसरी बात, कूट वाले प्रश्नों का स्पेशली ध्यान दें, ऊपरी ऊपर उत्तर नहीं दें। ऊपरी ऊपर आपको सही ऑप्शन 100% मिलेगा, जबकि नीचे कुछ और ही मामला मिलेगा, इसलिए प्रश्न अपना गलत होने का चांस रहता है। प्रत्येक प्रश्न को बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हुए अपन को उत्तर देना है। मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।